हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। इस मॉडल को नील्स बोर ने 1913 में प्रपोज किया था। अब इस मॉडल के लिए नील्स बोर ने रदरफोर्ड्स मॉडल की हेल्प ली थी। अब देखिए, रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के सेंटर में एक वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि उस एटम के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बोर ने इस बात को भी एग्री किया कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड उसी तरह से रिवॉल्व करते हैं जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब बोर ने न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था। अब बोर मॉडल को समझने के लिए हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। देखिए, बोर के अकॉर्डिंग एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है वो न तो एनर्जी गेन करता है और न ही एनर्जी लॉस करता है। तो इस तरह से जब एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है। अब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो डेफिनेट होती है, मींस उसकी वैल्यू होल नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी के इक्वल होती है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स या एनर्जी सेल्स कहते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स या एनर्जी सेल्स को हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या स्मॉल n की वैल्यू देखें तो वो 1, 2, 3, 4 होती हैं। अब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक K सेल होती हैं जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती है n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी बढ़ती है, और n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ सेल या लेवल की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जैसे हम n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 4 वाले ऑर्बिट को कंपेयर करें तो n की वैल्यू 4 वाले ऑर्बिट की एनर्जी 1 से ज़्यादा होगी। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उस केस में उसकी एनर्जी चेंज होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर जब वापस ये एनर्जी लेवल 1 में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करने से उसकी एनर्जी चेंज होती है। अब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखें तो वो क्वांटाइज्ड होती हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो m/u(r) के इक्वल होती हैं। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, u हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की लीनियर वेलोसिटी और r हो जाएगी ऑर्बिट की रेडियस। अब बोर के अकॉर्डिंग एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डेफिनेट या डिस्क्रीट वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो NH/2π के इक्वल होती है। यहाँ पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। मीन्स यहाँ पर हम n की वैल्यू डिफरेंट अगर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू n की वैल्यू 1 होने पर ये आएगी, 2 होने पर ये आएगी, 3 होने पर ये आएगी, या n होने पर ये आएगी। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के सिंपल होल नंबर मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस की बात करें तो उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, और SI सिस्टम के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम का केस लेते हैं तो इस केस में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस की इक्वेशन। अब अगर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो उस केस में n की वैल्यू 1 होगी। तो हम उस ऑर्बिट की रेडियस को r1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हम r1 की जगह a0 भी लिखते हैं, और a0 को हम बोर रेडियस कहते हैं। अब ये सारी वैल्यूज जब पुट करते हैं
तो एंगस्ट्रॉम में रेडियस की वैल्यू ये आती है। अब nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी एनर्जी को हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको हम परमिटिविटी फैक्टर कहते हैं और ये हो जाएगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम बोर इक्वेशन कहते हैं और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स पर एप्लीकेबल होती हैं। अब देखिए अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है मीन्स वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ये आती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड या थर्ड में जंप करता है तो उस केस में हम n की वैल्यू 2, 3, 4 रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो उसको हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उस केस में हम जब सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है। अब देखिए बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया था। अब हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें डिफरेंट लाइंस ऑब्टेन होती हैं। अब इसका रीजन क्या होगा? देखिए अगर हम हाइड्रोजन के सैंपल की बात करें तो उस सैंपल में कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट एटम्स एनर्जी का डिफरेंट अमाउंट एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जंप करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जंप करते हैं तो स्पेक्ट्रम में कई सारी लाइंस ऑब्टेन होती हैं। अब लाइंस की सीरीज कौन कौन सी बनती हैं? तो देखिए ये वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स ये वैल्यू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 8 तक जंप करते हैं तो उस सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। 2 से 8 तक जंप करते हैं तो उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगी पार्सन सीरीज, ये हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज और ये हो जाएगी फुंड सीरीज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस केस में रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू लॉन्ग आती है। अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी को हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेव नंबर की वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसको हम RH से डिनोट करते हैं और उसको हम हाइड्रोजन एटम का रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में ये होगी और जूल में ये होगी। देखिए सेंटीमीटर इनवर्स को हम जूल में जब कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू को HC से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात करते हैं बोर्स मॉडल के डिफेक्ट्स के बारे में। देखिए बोर्स मॉडल ने सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रा को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा बोर मॉडल जीमान इफेक्ट और स्टोक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। देखिए जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो इसको हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करते हैं तो भी वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो इसको हम स्टोक इफेक्ट कहते हैं। अब ये स्प्लिटिंग किस वजह से होती है उसको बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब देखिए बोर की बात करें तो उसने ये एज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो उस केस में ये पता लगता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्लोज ऑर्बिटल में मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। अब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट की बात करें तो इसको भी बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था।
अब बोर ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी थ्योरीज का यूज किया था जो कि एक दूसरे को अपोज करती हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से स्टेशनरी ऑर्बिट्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था और क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन किया था जो कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन के दौरान एमिट होती हैं। इसके अलावा बोर मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी मूविंग पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन बोर मॉडल्स के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है।